ये तो इनका मूल चरित्र है, झगड़ा, झंझट, गुंडागर्दी। ये जब ये सरकार में होते थे, ठेलिया वाले की ठेलिया पलट दी, अंडा वाले का अंडा खा लिया, पैसा नहीं दिया, चाट वाले से चाट खा के पैसा मांगा, 2 कंटाप मारे। गांव के जो सबसे गरीब आदमी का विकास होता है तो फिर गांव का विकास होता है, और गांव का विकास होता है तो शहर का विकास होता है, शहर का विकास होता है तो राज्य का विकास होता है, और जब राज्य का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा कर देना। जब कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। अभी हमारा घर है, और आप देखो, और इस हमारा घर में जो स्थिति कभी समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, वो स्थिति अभी हमारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। चुनाव जगह जगह हो भी रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज काफ़ी ज़्यादा चर्चित सीट है, लेकिन ये सीट तब जाकर और ज़्यादा चर्चा में बना जब यहाँ से अगर विपक्ष की बात कही जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव भी यहीं से चुनाव लड़ने का नामांकन दाखिल किया। इस बीच अगर बीजेपी की बात कही जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी को बीजेपी ने दोबारा से मौका दिया, दोबारा से इन पर विश्वास जताया कि बीजेपी कन्नौज में जीत हासिल करेगी। लेकिन काफी ज्यादा चर्चा तब बन गया जब अखिलेश यादव ने नामांकन जारी किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि साल 1998 से ये गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए सुब्रत पाठक के बारे में, तो आज इन्हीं सब सिलसिले पे इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या ये समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक बार फिर से बीजेपी का भरोसा जीत पाते हैं यानी। तो सबसे पहले तो सर आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने जीत हासिल की थी, डिम्पल यादव को आपने हार का सामना कराया था, इस बार क्या लग रहा है, अखिलेश यादव को हार का सामना करा पाएंगे? देखो, जब कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। अभी हमारा घर है, और आप देखो, और इस हमारा घर में जो स्थिति कभी समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, वो स्थिति अभी हमारी है। और नीचे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सब भाजपा के पास में है, और जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। सहकारिता से लेकर सारे जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता और सभी पदों पर हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज़मीन पर बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ के लोगों का मत जो है राष्ट्रवादी है, और वो जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सदैव मतदान करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ही मजबूत है। किन मुद्दों को लग रहा है लेकर इस बार चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे? वो कौन कौन से मुद्दे हैं, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल की बात कही जाए, जो लगता है कि जनता इस बार सुब्रत पाठक को ही वोट देगी? देखो, चुनाव का मुद्दा सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। हम लोगों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, और विपक्ष के लिए मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। कुल मिलाकर मुद्दा एक है, नरेंद्र मोदी। और रही बात पिछले 5 वर्षों में, 2 साल कोरोना के जाने के बाद भी 3 साल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में शोषित वंचित गरीबों का कल्याण किया है, इस देश का सम्मान भारत का दुनिया में बढ़ाया है, और भारत में जिस प्रकार से बहुआयामी विकास हुआ है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हों, चाहे वो बड़े बड़े हाईवे हों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तगड़ा, और फिर उसके बाद एम्स हों, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, मेक इन इंडिया के तहत बाहरी टेक्नोलॉजी लाकर यहाँ के ऊपर इंडस्ट्रियाँ हों, छोटे छोटे रोज़गारों को डेवलप करने के लिए कई सारी प्लान्स हों। तो एक तरीके से भारत को एक नई दिशा देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा विषय जो हमारे आस्था से जुड़े हुए, तो वो तमाम सारे मुद्दे थे, वो चाहे धारा 370 हो, और फिर चाहे वो 3 तलाक हो, और चाहे वो सीए का कानून हो, और उसके बाद फिर हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक भगवान राम का मंदिर। तो ये सारे काम जो है, तो हमारी आस्था का भी सम्मान हुआ है, और आतंकवाद भ्रष्टाचार के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से आतंकवाद नक्सलवाद से भी देश को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो स्वाभाविक है, इतने सारे काम करने के बाद में फिर बचता क्या है। तो यही कारण है कि जनता जो है मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, और बड़े तादाद में मतदान करने जा रही है। ये तो आपने बताया कि केंद्र में बैठी सरकार ने क्या क्या कुछ किया है, विपक्ष का है मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, और जो सत्ता में सरकार है उसका काम है उनको पीएम फिर से बनाना है। लेकिन आपने पर्सनल वो कौन से कार्य किए जो लगता है कि पीएम मोदी से अलग हटके, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि सांसद जिस क्षेत्र के होते हैं, जाहिर सी बात है वोट बीजेपी पे जाएगा, केंद्र में सरकार
मोदी जी की ही बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जिले के लोग आपका भी तो चेहरा देखते हैं सर कि हमारे क्षेत्र के सांसद जी क्या हैं। एक सांसद के कार्य क्या होते हैं? देखो, कुछ लोगों की आदत है जो यहाँ पर एक सांसद सुब्रत पाठक की तुलना मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से करते हैं। एक मुख्यमंत्री की तुलना सांसद से नहीं होती। सांसद सुब्रत पाठक की तुलना यदि सांसद अखिलेश यादव से होती तो अच्छा होता। मैं कन्नौज से सांसद चुना गया था, ये आजमगढ़ से सांसद 2019 में चुने गए थे। अखिलेश यादव बताएं उन्होंने आजमगढ़ से क्या किया। और रही बात मेरा, तो मेरे तो एक सांसद का कर्तव्य होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाना। मैंने उठाई। अखिलेश डिम्पल दोनों सांसद रहे, कभी कोई समस्या कन्नौज की उन्होंने चर्चा सदन में की हो तो स्पष्ट करें, सामने लेकर आएँ। आज तक उठाइए नहीं, बल्कि संसद में उपस्थिति भी सही से नहीं रहती। आप इसको सब मिल जाता है, चेक कर लीजिए। और उसके बाद फिर सांसद निधि का प्रयोग, तो 2 साल तो कोरोना के जाने के कारण से कोरोना में निधि नहीं आई। और उसके बाद में फिर आपके जैसे कि 3 साल की जो निधि मिली तो उसमें भी बड़ा हिस्सा हम लोगों ने कोरोना के स्वास्थ्य सेवाओं में कोरोना के टाइम पर दिया। फिर उसके बाद हमने अपने सैलरी से, कुछ सांसद निधि से, कुछ भारत सरकार के सहयोग से 5,000 से भी अधिक दिव्यांगों को यहाँ पर ई रिक्शा दिया है, 10,000 से भी अधिक दिव्यांगों को अन्य उपकरण दिए हैं, अपने यहाँ यात्री सेट बनवाए हैं। जो ग्रामीण बाज़ारें होती हैं उसमें पेयजल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, धार्मिक स्थलों पर लाइट की व्यवस्था, हमारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर जो हमारे विचार के विद्यालय हैं उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसमें भी उसको शिक्षा के निमित्त धन खर्च किया है। तो कुल मिला के तो सांसद निधि का। अब इसके बाद हमने जो सदन में चर्चा किया, तो सदन में हमने यहाँ के आलू के किसान के लिए, यहाँ फूल के किसान के लिए, यहाँ के व्यापारी के, इत्र व्यापारी के लिए, यहाँ के ऊपर हमने मुद्दे उठाए हैं। हमने जो सिनेमा के द्वारा जो लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है तो उस मुद्दे को भी हमने सदन में उठाया है। और इसके अतिरिक्त हमने रेलवे की समस्या को लेकर, यहाँ पर रेलवे के विकास को लेकर भी मुद्दा सदन में उठाया है। तो उसका परिणाम भी आना धीरे धीरे शुरू हो गया। हमारे यहाँ वही स्टेशन था, वही ट्रेनें थीं, यहाँ से निकल जाती थीं, रुकती थी नहीं। सर, तो विपक्ष ये कह रहा है कि सुब्रत पाठक ने कोई विकास ही नहीं किया है। जो हुआ है अखिलेश की सरकार में और डिम्पल जी की जब रही है यहाँ पर सांसद तब हुआ है। सुब्रत पाठक ने कोई विकास नहीं किया है। वैसे ही कई ऐसे कारखाने हैं जो बने पड़े हैं, उस पर कुछ विकास नहीं हुआ है। लगातार ये सारी बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को अलग करना, वही एक मुद्दा है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। इन सब बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम वही तो आपको बता रहे थे, आपने मेरी बात को सही से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने काम क्या किया? अखिलेश यादव सांसद ने क्या काम किया? फिर डिम्पल यादव सांसद ने क्या काम किया? बताएं ना। हम तो कह रहे यहाँ से छोड़ो, आप ज़रा बताओ ना आजमगढ़ में क्या किया, मैनपुरी में क्या किया। 2019 से आप दोनों लोग सांसद हो, तो कुल मिलाकर आपका एक काम नहीं बता पाओगे। अपनी निधि को भी सही से नहीं खर्च कर पाया होगा, एक बार भी सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाया होगा। अब जो मुख्यमंत्री ने काम किया, तो मुख्यमंत्री की तुलना तो मुख्यमंत्री से होती है ना। अगर आपने एक्सप्रेस वे बनाया तो हमारा जीटी रोड नहीं बना हमारी सरकार के द्वारा। भाई किसने बनाया जीटी रोड में? आपने यहाँ के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाया तो बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी औरैया में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। और आपने जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया था आपके टाइम पर रिफर सेंटर था, वो आपने उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, उसका नाम मायावती सरकार में रखा गया था। 2012 में आपने उसका नाम बदल दिया। हमने वापस उसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रखा है। साथ ही साथ वहाँ पर पीजी की क्लासेस शुरू हों, हमने भारत सरकार से स्वीकृति दिलाई है, नोटिफिकेशन आ गया है। और उसके बाद 58 पीजी क्लासेज यहाँ चालू होंगी। गंभीर रोगों से भी विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ के ऊपर तैयार होंगे, यहाँ के ऊपर पढ़ेंगे और लोगों को उसका लाभ होगा। अब इसके अतिरिक्त अब उन्होंने जो भी काम इसके अतिरिक्त थे उनके सारे अधूरे काम थे। अब जैसे वो बोलते हैं किसान मंडी 30% थी, हमारे भारत सरकार में मोदी जी ने दी थी, 14 के बाद आई थी, 14 के पहले तो थी नहीं। मोदी जी के देने पर यहाँ के ऊपर आई थी और उस मंडी को भी 30% ये छोड़कर चले गए थे। 70% काम पूरा करने का काम हमने किया है। फॉरेंसिक लैब यहाँ के ऊपर भारत सरकार ने दी थी, वो फॉरेंसिक लैब इन्होंने यहाँ के ऊपर बनवाई, तो वो फॉरेंसिक लैब को केवल बाउंड्री बनाकर छोड़ के गए थे, उसको पूरा करने का काम हमने किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके छात्रावास अन्य काम करने का काम हमने किया। यहाँ के ऊपर कितनी सारी रोडें बनाने का काम हमने किया। ये रोड तो पास कर गए थे, चाहे सौरिक रोड हो, चाहे ये तिरवा रोड हो, ये लेकिन इसको
इसको बजट दिलाकर इसको काम पूरा कराने का काम हमने किया। इसके अतिरिक्त कितने भी हमने मीन्स हमारी सरकार ने किया। और उसके अतिरिक्त आप देखो हमारी सरकार के द्वारा हम यहाँ के ऊपर एक औद्योगिक क्षेत्र पूरा औद्योगिक नगरी डेवलप कर रहे हैं। 500 हेक्टेयर ज़मीन भी अधिग्रहण, उसका पैसा भी आ गया, अधिग्रहण भी शुरू है, अतिशीघ्र अधिग्रहण करके शुरू हो जाएगा। इत्र पार्क में काम कंप्लीट हो गया है, उसमें इत्र पार्क में कुछ प्लाट हमारे सेल भी हो गए हैं, बाकी से प्लाट कुछ रेट को लेके इश्यूज़ हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारे इतने सारे काम हम लोगों ने कराए हैं, लेकिन वही बात कि कुछ लोगों को तो आंख बंद करके देखना ही नहीं है। वो सांसद ने क्या कराया, वही सांसद की तुलना करने लगते हैं अखिलेश यादव से। अब अखिलेश यादव सांसद से तुलना सुब्रत पाठक सांसद की करो, और मुख्यमंत्री से तुलना यदि करनी है तो योगी आदित्यनाथ से करो, और प्रधानमंत्री से तुलना करनी है तो प्रधानमंत्री से करो। आज 60,000 से भी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के पक्के मकान बने हैं। हमारी लोकसभा में किसके खाते में डालोगे? यदि हमारी सरकार है तो सरकार हमारे खाते में जाएंगे, नहीं जाएंगे। और उसके बाद शौचालय बने, यहाँ पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, सम्मान निधि किसानों को जाती है, उसकी इतना सारा काम केंद्र सरकार का कोई घर नहीं होगा जिसमें काम नहीं होगा। तो सरकार कैसे बनी? मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने? जब कन्नौज की जनता ने मुझे वोट किया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक बात का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, जितने भी आप जवाब दे रहे हो उसमें बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से तुलना करें। मैं तो एक सांसद हूँ, मेरे से वो क्या तुलना करेंगे? तो क्या इस बात से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक को इस बात का डर है, या फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। देखो अब वो ये मुख्यमंत्री का तो चुनाव है नहीं, प्रधानमंत्री वो बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रहे ना सर, बार बार जिक्र भी कर रहे हैं और दुनिया भी जानती है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ना, अब वो थोड़े ना बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो अब तभी तो हमने कहा उन्होंने क्या किया आजमगढ़ में 2019। लग रहा है ना उनके सामने जीत जाएंगे 100%। मैंने जीतूंगा, मोदी जी जीतेंगे, देश और ये देश की जनता जिताएगी। आप बिल्कुल यकीन मानकर चलिए। अखिलेश यादव बुरी तरीके से हार रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि 400 के पार के वो लोग नारे दे रहे हैं भाजपा, वो 80 भी सीट यूपी में नहीं पार कर पाएंगे। क्या लग रहा है? आधे से अधिक बूथों पर इनको एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अब अगर इस तरीके का दावा नहीं करेंगे तो जो बचे हुए उनसे भी भाग जाएंगे, आखिरी चरण तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसलिए बेचारे करें क्या? मजबूरी है, हारी हुई लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। उनको मजबूरी में कन्नौज लड़ना पड़ रहा है, वो अमेठी से भाग के मजबूरी में रहा है। मजबूरी किस बात की सर? आपको क्या लग रहा है, कौन सी वो मजबूरी रही है? उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था भाई, यहाँ के ऊपर कोई कैंडिडेट ही नहीं था। उन्होंने डिम्पल जी से कहा, डिम्पल जी ने मना कर दिया, मैनपुरी से ही लड़ेंगे। उन्होंने भतीजे को भेजा, फिर देखा तो जमानत भी जब्त करा देगा। तो यहाँ तो और दूसरा लोकल में कोई उनके पास हाइया नहीं, कोई दूसरा कार्यकर्ता ही नहीं लड़ने वाला यहाँ, कोई योग्य आदमी। तो इसलिए वो खुद ही उनको मजबूरी है लड़ने आना पड़ा। यहाँ पे मजबूरी है लड़ने आने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, इस बार अगर आपको जीत हासिल हो जाती है फिर से, जैसे आपने बताया कि 100% है कि जीत हासिल करेंगे, क्या लगता है कि इस 5 वर्षों में सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन कौन से कार्य हैं जो कन्नौज में आप इस बार करने की इच्छा रखते हैं? हमारे विचार के कार्य, हमारा विचार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो मूल अवधारणा है कि अंतिम व्यक्ति का विकास करना। तो अंतिम व्यक्ति कौन है? गांव का सबसे गरीब आदमी। तो हमारा मानना है कि गांव के जो सबसे गरीब आदमी का विकास होता है तो फिर गांव का विकास होता है, और गांव का विकास होता है तो शहर का विकास होता है, शहर का विकास होता है तो राज्य का विकास होता है, और जब राज्य का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा कर देना, जो काम मोदी जी ने किया है। आज देखो वर्षों से अभी हम लोगों को समझ में शायद आता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मकान में बैठे हैं, एक अच्छी जगह बैठे हैं। आपका भी मकान होगा, अच्छे से रह रहे होंगे आप सारे लोग। लेकिन कल्पना करो उनके लिए जिनके पूरे जीवन का सपना ही केवल मकान बनाना होता है। पूरी ज़िंदगी बाप उस आदमी अपने उसी में क्रम में कि हम किसी प्रकार से अपना मकान बनाकर बच्चों के लिए छोड़ कर जाएँ, और उसका सपना पूरा नहीं होता। फिर उसका सपना पूरा करने के लिए उसका बच्चा जुट जाता है, और वो भी धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी उसी प्रयास में लगा रहता है। फिर उसका सपना भी अधूरा रह जाता है, और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहता है। वो कच्चे मकान में रहता है, टेंट डालता है, कभी तिरपाल डालता है, कहीं झोपड़पट्टी में रह रहा होता है, और फिर किसी दिन उसको अचानक जब मकान मिल जाता है और उसका मकान बन जाता है, तो सोचो उसके दिल पे क्या खुशी, जो उसके जो खुशी का जो अनुभव है ना, उसकी शायद हम लोग अनुभूति भी नहीं कर सकते, और तो उसको ना मेन शब्दों में मोटिव बयान कर यही सकते हैं। तो स्वाभाविक है, मैंने क्या कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और जिसको शायद लोग सोच ही नहीं सकते हैं। बीते कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लग रहा है 1 से 2 दिन पहले, आपने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा था, जिसमें आपने ये कहा था कि मुस्लिम क्षेत्र जो कन्नौज में है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध ऐसे लोग हैं जो लोगों के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और शायद आपने शब्द का इस्तेमाल किया था कि लोगों को डरा रहे हैं कि भाजपा को वोट ना दें।
इस बारे में जानकारी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक्चुअली में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मेरे जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मुस्लिम लोग ही हैं, तो उनके द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं। अब ये संदिग्ध लोग जो वहाँ पर ना ईद बकरीद में कभी देखे गए और ना ही कहीं शादी फंक्शन में देखे गए, और ऐसे लोग अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? वही या तो वोट मांग रहे होते तो समझ में आता है कि कहीं वोट मांगने आए हैं, और अगर इस तरीके के लोग आए हैं कि कहीं अगर वोट डालने आए हैं, अन्य कोई इससे आए हैं, तो एक बार जांच होनी चाहिए कौन है, कहाँ से आए हैं। जब उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोग हैं, कभी देखे ही नहीं, अगर भाई कोई यहाँ रहने वाला है, आया है, वोट डालने आया तो आता ही रहता होगा, तभी तो आया है। तो इस तरीके के लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या रोहिंग्या हैं, कि बांग्लादेशी हैं, कि कोई स्लीपर सेल के लोग हैं? आखिर क्यों यहाँ के ऊपर आए हैं, क्या कारण है? क्या ऐसा तो नहीं है एक आशंका कि भाई मुस्लिम गरीब लोग जो हैं वो मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं उनको डराना धमकाना? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी यही तो रहा है ना कि एक मुस्लिम बाहुल एरिया में 4 मुस्लिम गुंडे खड़े हो जाते थे और पूरे गांव का वोट जो है ज़बरदस्ती और उनको दबा कर डरा कर उनसे ले लेते थे, कहीं तो डालने नहीं देते थे, खुद ही वोट डाल देते थे। तो एक इस प्रकार की स्थितियां जो होती थी वो तो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर एक आशंका है, बाकी तो सब जांच होगी। भाई कोई अहमदाबाद से आया, कोई मुंबई से आया, कोई बेंगलुरु इसका से मतलब ये समझे कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, आपके शब्दों से क्या ये बयां होता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में अक्सर ये देखा जाता था और फिर से हो रहा है कि कहीं मोदी जी को वोट ना दे, अभी आपने कहा। अरे होनी शुरू हो गई है। वो जब से ये अखिलेश यादव जी आए हैं तो लोगों गुंडे जब बिल से निकल आए हैं और जगह जगह जाके धमकी मारपीट। कल ही एक हमारे लोधी समाज की महिला के साथ में उसने वोट न देने की बात कहने पर उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ में छेड़खानी और खुराफात भी किया, तो मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो ऐसे करके बहुत से लोग, एक हमारे नाई समाज का एक याकूबपुर में एक वो सो अपने उसको रैली में ले जा रहे थे अखिलेश जी की, जब उसने जाने से मना कर दिया उसको बहुत पीटा। तो ऐसे करके कई मामला। कल मैं धसेरन में था एक रैली में, तो पाल समाज के लोग थे, उनको वो उनके साथ में रैली में गए नहीं अखिलेश जी की, तो उनको पीट दिया। तो ये तो इनका मूल चरित्र है, झगड़ा झंझट गुंडागर्दी। ये जब ये सरकार में होते थे, ठेलिया वाले की ठेलिया पलट दी, अंडा वाले का अंडा खा लिया, पैसा नहीं दिया, चाट वाले से चाट खा के पैसा मांगा, 2 घंटा आप मारे, कोई निकल कर जा रहा है। बावजूद भी सर इतने वर्षों से कन्नौज में कैसे इनकी सरकार रही? इतने सारे जिस तरीके से आप अत्याचार गिना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ठेले वाले का ठेला पलट दिया, मतलब कोई भी सामान हो इस तरीके से अत्याचार होता था, और खास करके आपका मोटिव है कि गरीब और निचले स्तर के लोगों को आपको लेकर चलना है, ऐसे लोगों के साथ अत्याचार होता था। उसके बावजूद भी कैसे समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है? पिछली बार से तो आपका कब्जा है, यानी कि बीजेपी का है, उसके पहले की बात करें तो समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्षेत्र है, आप मुझे थोड़ा बताइए। सुनिए ना, डरे दबे लोग थे, कोई लड़ने वाला था नहीं, उनकी बात को न्यायपूर्वक रखने वाला कोई था नहीं जिसके ऊपर लोग यहाँ पर भरोसा कर सकते। 2004 में यहाँ के ऊपर बाहर से कैंडिडेट लड़ने आया था बीजेपी का, तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति थी। तो स्वाभाविक है मेरे आने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर हम लोगों ने पार्टी के संगठन को खड़ा किया, हम लोगों ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और शायद यहाँ पर एक ये गुंडागर्दी और ये सांप्रदायिकता ना होती तो मैं तो राजनीति में नहीं होता, मैं तो व्यापारी था, व्यापार करता ही था। तो कुल मिलाकर इनकी गुंडागर्दी और सांप्रदायिकता और इनका जो जिस प्रकार से जो इनकी सोच इस्लामीकरण की है, उसके कारण से ही मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होकर राजनीति की। और जब मैंने किया और न्याय के लिए जब संघर्ष किया, अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, तो आज जनता मेरे साथ खड़ी हुई। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार 100% है कि बीजेपी की सरकार फिर से कन्नौज में बन रही है, यानी कि भाजपा का ये फिर से विश्वास कन्नौज से जीत रहे हैं। साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात कही जाए तो इन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, और इस बार ये उम्मीद जता रहे हैं कि वो सारे लोग इन्हीं को वोट डालने वाले। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ कन्नौज से जीत हासिल कर रही है। और खास करके इन्होंने एक बात और कहा कि अगर इस बार जीत हासिल फिर से ये करते हैं यहाँ से, तो जो गरीब लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनके पे ये ज़्यादा कार्य करने वाले हैं। खास करके आवाज़ की बात कही जाए तो उनके सर पर एक ये छत देना चाहते हैं जो भी लोग बचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि 4 जून को जो परिणाम आने वाला है, क्या कन्नौज से बीजेपी जीत हासिल करती है।